अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अक्टूबर नवंबर 2022 उसका वेरिएंट 22। हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। बेटा कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग केमिकल टेस्ट। ठीक कह रहा है। एनालिटिकल टेक्निक लाइक इंफ्रारेड वगैरह, मास स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह। सही कह रहा है। टेबल 3.1 shows four pair of organic compounds A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2। ठीक है। कंप्लीट द टेबल 3.1 ये दिया हुआ और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है। कहता है आइडेंटिफाई अ रिएजेंट विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स इन ईच पेयर। ठीक है। आगे देखो, गिव द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द केमिकल टेस्ट एंड आइडेंटिफाई विच कंपाउंड शोज दिस रिजल्ट। यानी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देने के नो रिएक्शन हो रहा है, नो विजिबल चेंज आ रहा है, नो विजिबल रिएक्शन आ रहा है, ऐसा नहीं। जो पॉजिटिव टेस्ट है, जिसका आंसर आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, वो लिखना है। यूज अ डिफरेंट रिएजेंट फॉर ईच टेस्ट। एक दफा जो रिएजेंट किसी एक दफा में लिख दोगे उसे रिपीट नहीं करोगे, तो जरा एहतियात से काम करना पड़ेगा। अब चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने लिए जरा इसको थोड़ा इजी कर लूं। A1 क्या है? एल्डिहाइड है। A2 क्या है? कीटोन है। B1 क्या है? कीटोन है। और B2 क्या है? कीटोन है। C1 क्या है? कीटोन है। और C2 क्या है बेटा? एस्टर। D1 क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है और अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल है बेटा। और D2 क्या है? हाइड्रोक्सिल प्लस अल्कीन, दोनों फंक्शनल। अब आसान हो जाएगा ना मेरे लिए। देखिए, अब सबसे पहले A1 A2 के कोई पॉजिटिव रिएजेंट सोचते हैं जो उसका पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे इजी डिफरेंस कैसे कर सकते हो? एल्डिहाइड के टेस्ट से। दो टेस्ट आपने एल्डिहाइड के पढ़े हुए, एक है टॉलीन्स रिएजेंट टेस्ट और एक आपने पढ़ा हुआ है फेहलिंग सॉल्यूशन वाला। अगर कोई बच्चा टॉलीन्स लिखता है तो पॉजिटिव रिजल्ट टेस्ट के अंदर लिखेगा सिल्वर मिरर। किसके साथ? विद A1, एल्डिहाइड है ना। और अगर कोई बच्चा फेलिंग सॉल्यूशन लिखता है तो उसको लिखना चाहिए, वो लिखेगा ब्रिक रेड PPT विद A1। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज भी तो कर सकते हैं, तो H एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिफाइड KMnO4 भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो। अच्छा सर, A2 में है मिथाइल कीटोन, तो हम अल्कलाइन एक्वस आयोडीन भी लिख सकते हैं, येलो PPT वाला। हाँ, लिख सकते हैं। बट एक सवाल है, सवाल ये है कि वो कह रहा है यूज अ डिफरेंट रिएजेंट फॉर ईच टेस्ट। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप रिएजेंट बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक दफा में एक ही रिएजेंट लिखेंगे। आप सोचें आपने क्या लिखना है, ठीक है, इसलिए ख्याल रखिएगा। तो लिख तो सकते हैं, फिर आगे क्या करेंगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल B1 और B2 को देखिए, दोनों कीटोन है, बट आपका B1 मिथाइल कीटोन है। तो अगर आप ऊपर लिख देते एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, तो फिर आपको नीचे प्रॉब्लम हो जाती। तो इसका बेस्ट ये है कि आप नीचे वाले में क्या लिखें? अल्कलाइन आयोडीन एक्वस। क्या करेगा? येलो PPT देगा। देख रहे हैं, स्मार्ट खेलें थोड़ा। येलो PPT विद किसके साथ बेटा? B1 के साथ, क्योंकि वो मिथाइल कीटोन है। B2 मिथाइल कीटोन नहीं है। आगे देखिएगा, C1 C2 को देखिए बेटा,
दो, एक कीटोन है और एक एस्टर है, तो अब इसका तो किसी के साथ भी कर लो आप, 2,4-DNPH कर लो तो C1 देगा, 2,4-DNPH ऑरेंज PPT देगा विद C1 बेटा, ठीक है, कीटोन है। उसके बाद नीचे देखिएगा, एक दोनों में अल्कोहल है बट एक में अल्कीन भी है, तो एक्वस ब्रोमीन के साथ हो सकता है ना अल्कीन, जाहिर बात है, ऑरेंज टी कलर, तो इसके लिए आप लिखेंगे ऑरेंज टू कलरलेस, क्योंकि एक्वस ब्रोमीन ऑरेंज कलर की होती है विद D2 बेटा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई, तो रिपीट नहीं करने रिएजेंट, आपने ख्याल रखना है। A1 and A2 are structural isomer. Define the structural isomers. Simple definition पूछ रहा है, तो बेटा molecules with same molecular formula but different structural formula. आगे चलो, गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ B2। B2 क्या चीज है बेटा, ये रहा, 1 2 3 4 5 कीटोन है और 3 पे ऑन है, तो पेंटन 3 ऑन हो जाएगा, पेंटन 3 ऑन। आगे देखिए, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ D1, यानी उसमें कितने कार्बन, कितने वो है, कितने शब्द, D1, ये रहा D1, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन गिनता हूं, 2 2 4 2 6 6 और 1 7 7 और 3 10 और एक क्या हो गया 11, तो नहीं 4 है ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, 11 नहीं, 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो टोटल 10 हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 2 2 6 6 और 3 9 और एक 1 10, H10 हो गए बेटा, और आई थिंक एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे आओ, D2 forms polymer Z when heated gently. Identify the type of polymerization polymer that forms from D2। तो D2 है क्या, ये रहा अल्कीन है बेटा, अल्कीन की पॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन पूछ रहा है, तो आपने लिखा एडिशन पॉलीमर। ड्रॉ 1 रिपीट यूनिट ऑफ द पॉलीमर Z, तो बेटा वो पहले मैं उसे देख लूँ वो है क्या, मुझे लग रहा है CH2 था, डबल बॉन्ड CH, और क्या है CH2 CH2, फिर है CH2 CH2 और OH। अब इसका पॉलीमर बनाना है तो हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये है CH2 CH2 OH, एक बॉन्ड हटाओ, दो बॉन्ड लगाओ, एक रिपीट यूनिट हो गया, 1 रिपीट यूनिट वो लेवल वाला है बच्चों वाला। आगे देखिए, पार्ट C पे आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड E कंटेन 3 कार्बन एटम्स, पहली बात तो कर दी, 3 कार्बन है, 1 2 3। आगे चलो, E reacts with cold dilute acidified KMnO4 form a single compound F with the molecular mass this। अब पहले बात सुनिए, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्कीन के साथ, बनाता क्या है डायोल, तो कंपाउंड F क्या होगा, डायोल होगा, कंपाउंड E क्या होगा, अल्कीन होगा। देखो इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, डायोल्स, तो F डायोल हो गया और ये अल्कीन हो गया, एक बात तो समझ आ गई। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है,
द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ई दिया हुआ है, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एफ भी दिया हुआ है, तो डायोल और वो दिया, अब हमें नहीं मालूम। लेट्स सी ई देखें बेटा, ये रहा ई, मुझे शक है कि ये अल्कीन होना चाहिए। ओके देखो बेटा, सबसे पहले तो ये वाला तो सी और एच, ये सी एच की होती है जो 3000 के पास होती है। अब आप देखें, मैंने आपसे कहा भी था 1500 से पहले फिंगरप्रिंट रीजन होता है, उसमें कुछ खास पहचान नहीं पाते आप, वो अगर बोले तो जाओ वरना मत जाने की जरूरत नहीं है। 1500 से आगे जाओ, तो 1500 से आगे आपको एक ही पीक नजर आ रही है, ये रही, दिस वन, और ये चेक करें तकरीबन इसके पास यहीं कहीं पे है, दैट्स इट। तो मुझे लग रहा है अराउंड 1600 के करीब है। ये 1600 के करीब क्या चीज़ है ज़रा चेक करें, ये देखें बेटा, आ गई ना नजर हमें, और मुझे शुरू में शक था ये एल्कीन होगा। ठीक है, क्यों? उसने कहा था डायोल्स और KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड डाइल्यूट, तो डायोल्स बना रहा है, तो मुझे शक था। समझ में आ गई मुझे बात, ये C डबल बॉन्ड C को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हो गई बात, आगे आए F यानी डायोल। अब चेक करें, ये आ गया OH ऑफ एल्कोहल। मुझे कैसे पता चला? ब्रॉड पीक अराउंड 3200, इससे पता चला। ये तो CH है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि एक डायोल है और एक अल्कीन है। तो देखो, जो मैं सोच रहा था, जिस पे मुझे शक था, वही मैंने लिखा। आगे देखो, ये आ गया आपका कार्बो ऑक्सिल और ये हाइड्रोक्सिल, ये आ गया, तो हो गए ये सही है। तो ये हो गया आपका E, ये हो गया आपका F। आपने E से क्या बनाया? यही बोला उसने। अभी जो मैंने सोचा मैंने वो बताया आपको बेटा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। Both spectra shows absorption between 2850 2950 owing CH bond in each molecule। खैर हम वैसे भी उसको नहीं करते क्योंकि CH तो दोनों में ही होगा। यूज द, ऑर्गेनिक में CH कॉमन है, ठीक है। यूज द टू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा एंड टेबल 3.2 आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप present only in E। Explain your answer referring to only absorption frequencies greater than 15। देखो उसने खुद कहा है 1500 से ऊपर ऊपर। देखो E के बारे में हमने क्या बोला, हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब रेफरेंस दे दे एक्सप्लेनेशन का, बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन 1500 to 1680 सेंटीमीटर -1। आगे आओ, यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ F टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप फॉर्म इन E। फॉर्म्ड, बना, यानी अल्कीन था, अल्कोहल बना, फॉर्म। देखो आपको कितनी सारी हिंट्स देता है, इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं यार पढ़ लिया करो, पढ़ोगे ना सुकून हो जाएगा। रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। आगे देखो, एक्सप्लेन योर आंसर रिफरिंग ओनली एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 15। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप आप बोलेंगे हाइड्रोक्सिल, अल्कोहल बोल दो। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे बेटा, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना है 32 से 3650, 32 से 3650 सेंटीमीटर -1। आगे आ जाओ, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ E शोज मॉलिक्यूलर आयन पीक यानी कि M पीक एंड M+2 पीक। अब आप सोचें, अगर E में M मास स्पेक्ट्रोमीटर में M और M+2 है, तो इसका मतलब है हेलोजन होगा। अब हेलोजन क्लोरीन भी हो सकता है, हेलोजन ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा अगर दो मॉलिक्यूलर पीक हो, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर दो मॉलिक्यूलर पीक हो M और M+2 तो एक हेलोजन होगा। और वो हेलोजन कैसे पता चलेगा? वो हेलोजन पता चलेगा उनकी पीक की हाइट से। क्या मतलब? जो अबंडेंस रेशो आइसोटोप्स में होता है वही रेशो उनकी पीक की हाइट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर एक क्लोरीन होता तो जो आपकी M और M+2 पीक का रेशो है वो 3:1 होता, और अगर एक ब्रोमीन होता तो जो M और M+2 पीक की हाइट का रेशो है वो 1:1 होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एक चीज कंफर्म हो गई, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। आगे देखो, उसके बाद बोलता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल अबंडेंस, अप्रोक्सीमेटली इक्वल अबंडेंस, इसका मतलब है क्लोरीन नहीं हो सकता, ब्रोमीन होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के दोनों आइसोटोप्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल अबंडेंस के होते हैं। मैंने आपसे अपने लेक्चर्स में भी बोला है, आज फिर बोलता हूँ, हर दफ़ा बोलता रहूँगा कि 3 आइसोटोप्स घर से याद करके जाना। कौन कौन से बेटा? कार्बन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और उनकी अबंडेंसेस भी याद करके जाना। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल, डिड्यूस द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो अप्रोक्सीमेटली अगर ये दो हैं तो 120, 122 डिवाइड बाय 2, 121 के पास ही होगा तकरीबन मास इसका। ठीक है, तो आप क्या लिखें? 121। यूज दिस इंफॉर्मेशन इन 3C सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ई। देखो, ई में डबल बॉन्ड तो है, ई में 3 कार्बन है और ई में Br है, तो सोचो 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है और Br है, तो स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? 1 2 3, सपोज करो मैंने यहां बना दिया डबल बॉन्ड, यहां बना दिया Br, अपनी तरफ से बना रहा हूं, बाद में देखेंगे सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, अभी तो मुझे लगता है कि मैंने सही बनाया। अब सवाल ये है कि कैसे कंफर्म होगा कि जो कुछ मैं लिख रहा हूं या जो कुछ मैं बना रहा हूं वो सही है। देखो, उसने सबसे शुरू में एक छोटी सी हिंट दी है, और से देखिएगा, आप में से पता नहीं किसी ने नोट किया नहीं, जो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के बाद प्रोडक्ट बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास है 154.9, 154.9। अब सोचो, अगर मैं इसका डायोल बनाऊं तो ऐसे बनेगा, CH2 CH CH2 Br OH OH। अगर इसका मास 154.9 है, करीब करीब है, तो मतलब हमने बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया। चेक करें, आ जाए देखें। फॉर एग्जांपल, इसमें कार्बन कितने हैं बेटा? 3। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, H7 हो गया। ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और इसमें ब्रोमीन कितना है? 1। तो C3H7BrO2 ये तो हो गए। अब मैं इसका मास देखता हूँ ये आ रहा है या नहीं, मेरा साथ दीजिएगा। ये होगा 12 इंटू 3 प्लस 7 प्लस 16 इंटू 2 प्लस ब्रोमीन का मास, रिलेटिव मास अप्रोक्सीमेटली 80 होता है। अगर ये आ गया 154.9, इसका मतलब है हम पे कुछ सही जा रहा है। ठीक, 12 इंटू 3 प्लस 7 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 80, 155। हेलो, 155, या राइट। इसका मतलब हमने परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, कुछ सही बनाया। तो अल्कीन भी हो गया, Br भी लग गया, उससे पता चल गया हमें। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ E with cold dilute to form F. इन दिस इक्वेशन यूज दिस टू रिप्रेजेंट कोल्ड डाइल्यूट। ठीक है, तो उसने खुद लिखा हुआ है, वाटर दिया हुआ है, O दिया हुआ है, तो बेटा ये पहले ये फॉर्मूला लिख लो, फिर ये लिख लो। ये तो क्या बन गया? C3H7O2Br, ये F हो गया। E देख लो, 1 2 3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5 है, और एक Br है, बस यही है, और तो कुछ नहीं है। आ जाओ, अब बैलेंस देख लो है या नहीं। 2 ऑक्सीजन लेफ्ट पे हैं, 2 ऑक्सीजन राइट पे हैं, Br Br, 2 हाइड्रोजन
एक्स्ट्रा आ गए हैं, वाटर से आ गए, ठीक है। तो ये बैलेंस भी है बेटा, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका। अब आप देखें वो जो शुरू में मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी ना, उसी से पूरा सवाल सॉल्व हो गया कि कोल्ड डाइल्यूट के MnO4। आप नॉलेज हो तो बंदा कितना जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता है। आगे आओ, C2 ये रहा, कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग A1 ये रहा, इन एज अ सिंगल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। ओ, पहले इसका मतलब समझें उसकी चालाकियां। वो ये कह रहा है आपने A1 से C2 बनाना है, लेकिन आपने इसके साथ कोई दूसरा रिएक्टेंट नहीं यूज किया, इसी A1 से बनाना है पूरा। तो पहले तो एक बात सुनो, ये कौन है? एल्डिहाइड है, और ये कौन है? एस्टर है। अच्छा, एस्टर में भी देखो इसका नाम क्या है, ये हो जाएगा प्रोपाइल, और 1 2 3 प्रोपनोएट। अब आप सोचो, और ये क्या है? प्रोपनल। पहले आइडिया सोचो, बाद में देखते हैं। आपको प्रोपनल दिया हुआ है, उस प्रोपनल से आपने प्रोपाइल प्रोपनोएट बनाना है, मगर आपने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डालनी, इसी से बनाना है जो बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। ये तो हो गया सिंगल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। आगे चलते हैं क्या बोलता है। डिवाइस मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस रूट फ्रॉम C2 टू फॉर्म C2 फ्रॉम A1। ठीक है, A1 से C2 बनाना है। ठीक है, आइडेंटिफाई रिलेवेंट रिएजेंट कंडीशन स्टेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अच्छा, पहले मैं आपको मेरा ख्याल है मैं यहां बना दूं, पहले इसको जरा देखिएगा। प्रोपनल था ना, CH3 पहले मैं बना लूं, फिर मैं लिख दूंगा CH3 डबल बॉन्ड O के साथ H। अगर मैं CH3 CH2 CH2OH कर दूं तो अल्कोहल हो गया, रिडक्शन हो गई। ठीक है, आगे आओ। CH3 CH2 COH CH3 CH2 COH प्रोपनोइक बना दूं, मैंने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करा दूं तो CH3 CH2 CO O CH2 CH2 CH3, ये बन गया आपका C है ना, यस C2, और ये है आपका A1। आप चेक करें, मैंने A1 से C2 बनाया, और यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आप इसे लिखेंगे, उसने बोला है लिखना है, तो आप A1 रिड्यूस करें पहले विद सोडियम बोरोन हाइड्राइड कर दें, NaBH4, एल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, फॉर्म प्रोपनॉल या प्रोपनबनॉल, सही है, ये हो गया। उसके बाद A1 is oxidized acidified K2Cr2O7 with heat या रिफ्लक्स लिख दो, फॉर्म प्रोपनोइक एसिड बेटा, react propanol and propanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid। कैटलिस्ट होता है एस्टिफिकेशन, concentrated sulfuric acid to form C2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सब आपको लिखना है बस, दैट्स इट। और लिख आप मुझसे अच्छा सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ आइडियाज दिए हैं।
इसके साथ ही मेरा ये पेपर ख़त्म हुआ बेटा। मुझे उम्मीद तो है कि आपको मेरी डिस्कशन से फ़ायदा हो रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।